जननाथ न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय देश के अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दा ज्वलंत है और मुद्दा यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में नियुक्तियों, पदोन्नति और स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसको संचालित करने के लिए गोपनीय जो सिस्टम है वह कितना कारगर है और कितने उसमें संशोधन की आवश्यकता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संपादक श्री पंकज सिंह जी जुड़ रहे हैं। अनुरोध करूंगा कृपया चर्चा को आरंभ। श्री पंकज। जैसा कि आज हमारी चर्चा का विषय है कोलिजम को लेकर के कि कोलिजम इस देश के लिए कितना सही कितना गलत, सरकारों के टकराव जो हैं आपस में वो कितने खतरनाक हो सकते हैं आगे के लिए या कितना सही फायदा दे सकते हैं, तो इसी चीज को लेकर के आज हमारी चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले एडवोकेट आशीष शर्मा जी से बात करूंगा। आशीष शर्मा जी, जैसे कि कोलिजम सिस्टम है क्या, हमारे दर्शकों को बताएंगे? कोलिजन सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पारित आदेश के अनुपालन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के संबंध में जो नियमावली है उसे कोलिजन सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, जैसे कि इसमें शुरुआत में था 1+2 का फॉर्मूला था, फिर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति आर नारायण द्वारा इसमें +2 और किए गए, तो ये 1+4 का फॉर्मूला शुरू हुआ ताकि कोलिजम को थोड़ा मजबूत किया जा सके। दूसरी ओर आज हम देख रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि कोलिजम सिस्टम को बदलकर उसमें ज्यादा फेरबदल किए जाएं ताकि ये एक राष्ट्रपति के शासन में दोबारा आए कि राष्ट्रपति इसका चुनाव कर सके। तो दोनों के बीच जो घर्षण है इसे आप कैसे देखते हैं? मैं मानता हूं कि सरकार का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होना चाहिए। कोलिजन सिस्टम का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन मैं उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता जरूर महसूस करता हूं। तो ट्रांसपेरेंसी उसमें हो जाए, अगर उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हो जाए जिससे कि ये सभी लोगों को ये ज्ञात हो सके कि नियुक्ति किस आधार पर की गई है और स्थानांतरण का आधार क्या है, तो अगर वो ये हो जाए तो कोलिजन सिस्टम में कोई कमी नहीं है मेरी। जी जी। एडवोकेट लक्ष्य जी, जैसा कि हम जब कानून पढ़ते हैं तो उस वक्त की किताबों में कहीं कोलिजम का जिक्र नहीं है, कानून की किताबों में खास तौर से, और मतलब उसके बाद भी कोई आधार नहीं है उसका, कोई इस तरह का कानून नहीं है, कोई उसकी संरचना नहीं है और कोई लिखित चीज नहीं है इसके बारे में। लेकिन उसके बावजूद भी कोलिजम इतना स्ट्रॉन्ग है और न्यायपालिका जिस पे इतना स्ट्रांगली बिलीव करती है। आखिर क्या है कोलिजम, किस तरीके से काम करता है? देखिए, कोलिजन क्या है ये अभी शर्मा जी बता चुके हैं जी। जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो मुख्यतः 3 स्तरों पे होती है। पहला, जजों की जो अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, वो जिला स्तर पे होती है। दूसरा नियुक्ति होती है हाईकोर्ट स्तर पे होती है और तीसरा सुप्रीम कोर्ट स्तर पर होती है। जिला स्तर पे जो जजेस की नियुक्ति होती है उसके लिए एक अपॉइंटमेंट सिस्टम है, बाकायदा सिलेक्शन है, उसके लिए एक एग्जाम होता है, PCSJ या हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होता है। वो व्यवस्था अपने आप में बहुत पारदर्शिता है। उस व्यवस्था में वो व्यवस्था भी, जुडिशरी का सिस्टम भी एक UPSC के द्वारा एग्जाम होगा, उसमें भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन वो व्यवस्था जो सिलेक्शन की वो अपने आप में पारदर्शी है, उसमें कोई विवाद नहीं है। अब व्यवस्था आई न्यायाधीशों के, न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 1993 से पहले संविधान में ये, आज भी संविधान में व्यवस्था है, संविधान में एक आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 में ये व्यवस्था है कि किस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्ति की व्यवस्था है। 1993 से 1993 से पहले एक सिस्टम था 1+2 का, जो भी आपने बताया। उसमें एक व्यवस्था होती थी कि कोलिजियम में राष्ट्रपति और जो सरकार है वो कंसेंट से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंसेंट से वो सिस्टम था, उसकी नियुक्ति होती थी। लेकिन 1993 के बाद एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, उन्होंने
उसमें एक व्यवस्था बनाई कि इसको 1+4 के रूप में व्यवस्था बनाई जाए, और उसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है हाईकोर्ट स्तर पे, वो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस जो 1+2 यानी 1+4 का मतलब ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, उनकी एक कॉलेजियम बनाया जाएगा। वो ही देश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे, और उनकी नियुक्ति में 2 तरह की नियुक्ति होती है। एक नियुक्ति वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सीधे जिला अदालतों के डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं और सीधे हाई कोर्ट के जजों को एलिवेट करते हैं। तो इस तरह का एक सिस्टम बना है जो देश में अभी फिलहाल मौजूदा समय में है। लेकिन इस सिस्टम में, इस कॉलेजियम व्यवस्था में अब कुछ समय से एक भाई भतीजावाद और रिश्तेदारी और मित्र, इस तरह के एक शिकायतें मिल रही हैं। तो इसलिए भारत की जो सरकार है उसने नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाया था, जिसको ये भारत सरकार इसको चाह रही थी कि इस सिस्टम से ये नियुक्ति हो, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्तियों को, इस कानून को अवैध ठहराते हुए कहा नहीं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो कॉलेजियम सिस्टम में चलता आ रहा है उसी के सिस्टम से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे सरकार और न्यायालय का जो विवाद है वो तब से चला था। अच्छा धर्मवीर कपिल जी, जैसा कि अभी एडवोकेट लक्ष्य ने बताया कि कॉलेजियम सिस्टम में एक भाई भतीजावाद वाली जो डिफिकल्टी देखने को आ रही है, ये सिस्टम चल पड़ा है, जिसकी वजह से जज में दिक्कत आने लगी है। वो लो लेवल के या सिर्फ अयोग्य जज भी पहुंच जा रहे हैं जिनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है। तो आपको क्या लगता है, इस तरह के यदि जज बनने लग जाएं सिर्फ भाई भतीजावाद की वजह से, तो कितना समाज को नुकसान होगा? देखिए, ये तो नियत से ही पता चल रहा है कि बहुत साफ नियत है। कॉलेजियम में वो लोग एक मुश्त एक तरफा निर्बाध शक्ति चाहते हैं, जिसमें किसी को हुई। माइक थोड़ा नजदीक कर लो धर्मवीर जी। माइक ऑन नहीं है? बहुत कम आवाज आ रही है, मुंह से दूर है। अच्छा जी, आप आइए। हाँ, आप आइए। ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये कॉलेजियम में निश्चित रूप से पिछले बार देखने में आया है कि एक लगातार ऐसा एक जनरेशन पलती जाती है और वो पहली जनरेशन को रिप्लेस करती जाती है। दूसरी जनरेशन, ये वो जनरेशन है जो पहली जनरेशन के संरक्षण में तैयार होती रहती है। इससे साफ है कि ये कॉलेजियम सिस्टम उतना निष्पक्ष नहीं है जितना इसको होना चाहिए। जी एडवोकेट लक्ष्य जी, जैसे सरकार को क्या नुकसान हो रहा है इस कॉलेजियम सिस्टम से, क्यों टकराव की स्थिति बार बार बन रही है? देखिए, इस कॉलेजियम सिस्टम से सरकार और देश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं नुकसान है। इस कॉलेजियम सिस्टम से कुछ अयोग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हो जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कॉलेजियम सिस्टम है ये उन्हीं न्यायाधीशों को नियुक्त करता है जिन न्यायाधीशों के या तो बहुत जानने वाले लोग या उनके परिवार के लोग। देखिए, आप जो आज तक इतिहास उठा लीजिए, आज तक जितने भी न्यायाधीश बने हैं उसमें 80% न्यायाधीश कहीं ना कहीं पुराने जो न्यायाधीश हैं उन्हीं के परिवारों किससे आते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी व्यवस्था सिलेक्शन की नहीं है जो व्यवस्था जुडिशियल सर्विस या लोअर जुडिशरी के सिस्टम में है पारदर्शिता जी। इससे नुकसान ये है कि कुछ योग्य व्यक्ति जो जुडिशरी में आकर के एक सच्चा और निष्पक्ष न्याय दें, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती। कई बार क्या होता है कि एक न्यायाधीश पहले बनाया, फिर उस न्यायाधीश के अगले वाली जनरेशन तैयार करी, उस न्यायाधीश ने उनके परिवार के बच्चों को आगे एलिवेट किया। तो इस तरह से एक सच्चा और एक अच्छा न्यायाधीश देश को नहीं मिलेगा और उससे एक जुडिशरी सिस्टम पे
एक सवाल उठाया जाएगा और एक सही न्याय नहीं मिलेगा, निष्पक्ष न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय नहीं मिलेगा। अयोग्य जज होंगे तो न्याय कहाँ मिलेगा? जी जी जी, कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की जरूरत है जी। तो अब थोड़ा सा इसे सुधार होने की जरूरत है जी। नरेश खतरे की तरफ जी एक खतरे की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। जी जब भी कोई इंस्टीट्यूट के प्रति भावना दूषित हो जाए तो सारे काम दुनिया में और खास तौर से जनता के सामने श्रद्धा से चलते हैं। जब तक श्रद्धा है जनता की कि ये कोर्ट है, क्योंकि हमारे न्याय का हमारा मंदिर है, तब तक सबके हाथ में ताकत है। जी। ये नहीं समझना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि अन्याय करते रहने के बाद भी जनता की श्रद्धा बची रहेगी और जनता की श्रद्धा बचेगी तो कोई कोर्ट हो, कोई संस्था हो, कोई भी। मोनिका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मोनिका पोटीर जी। जैसा कि कानून 3 तरह से बनते हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय बनाता है जिसको संविधान बोलते हैं, दूसरा धाराओं की व्याख्याओं के माध्यम से संविधान बनते हैं और तीसरा संसद के द्वारा कानून बनते हैं। तो इन तीनों कानूनों में जो ये वाला कानून है जिसमें नियुक्ति की न्यायपालिका ने खुद ही नियुक्ति करने की, जजों की अपने हाथ में कानून बना लिया अपने हाथ से ही और खुद ही नियुक्ति करेंगे, तो आप इसको कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? जी देखिए, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो मैं नहीं जान पा रही बाकियों ने क्या कहा होगा, पर मैं अपनी बात रखूंगी जी। कि जिस तरीके से ये बातचीत आप आई है सामने और कॉलेजियम सिस्टम को अगर हम समझें थोड़ा सा, ये 1981 में थोड़ा सा फर्स्ट जज केस स्टार्ट हुआ था, मगर 12 साल तक तकरीबन प्रेसिडेंट उसको रूल कर रहे थे, बोली सोली पावर प्रेसिडेंट के पास थी। पर 1993 तकरीबन 30 साल पहले से कॉलेजियम बन गया। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए। शुरू में ये 2 जजेस 2+1 का फॉर्मूला था, CGI और साथ में 2 जजेस, फिर इसको अमेंड करके इन्होंने फिर से एक नया लेके आए जिसमें CGI और साथ में 4 जजेस का इन्होंने जो 3rd जज केस था उसके थ्रू बनाया था 1998 में, और ये तकरीबन तभी से सेम प्रोसीजर चल रहा है। अगर हमारे देश में अकेला देश है हमारा तकरीबन, जो बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे US है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। US में तो सीनेट के कंसेंट से प्रेसिडेंट करते हैं सिलेक्शन, और साथ में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो रखी जाती है बात, मेरे ख्याल से वो गवर्नर जनरल करते हैं। हाँ जी, गवर्नर जनरल अपॉइंट करते हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम है सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी भी इसमें आके देख चुकी है। जब अमेंडमेंट किए गए थे 2014 में भी, जब मोदी जी आए तो उन्होंने NJAC बनाया, तो उसके तहत भी यही रखा गया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी साथ में आएगी, मिनिस्ट्री आएगी, इसका मतलब मिनिस्ट्री साथ में होंगे, एग्जीक्यूटिव साथ में होंगे, जो कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से पास हुआ था, मगर उसे इन्होंने आगे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो गार्जियन है, इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो माना जाता है, तो दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये रोक दिया गया था उस टाइम। मगर जो आज की तारीख में है कि जुडिशरी ओनली अपने आप ही कर रहे हैं ये चीज, तो वो भी थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कहेंगे हम, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे, या कहेंगे हम डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक कहेंगे, और ये थोड़ा सा नेपोटिज्म और फेवरिज्म की तरफ जाता है, क्योंकि जब होली टोली अपने आप ही आप मालिक है, पावर आपके हाथ में है, कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं फेवरिज्म और नेपोटिज्म आने लगती है, और ओपन प्रोसीजर नहीं है इसका लोगों के लिए। जैसे कहीं भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं अगर गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वहां पर एक प्रॉपर प्रोसीजर है, मार्किंग सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, आपके इंटरव्यूज हैं, एग्जाम्स हैं जो पास करने पड़ते हैं, पर यहाँ पर कोई ग्रेडिंग नहीं, कोई मार्क्स नहीं, कोई ओपन सिस्टम नहीं है। इट इज काइंड ऑफ अ कहना चाहिए क्लोज डोर मैकेनिज्म। तो उस चीज पे जरूर मैं कहूंगी कि अमेंडमेंट करने की जरूरत है। एक सिटीजन होने के नाते देश का, एक आम जनता की तरफ से मैं ये सोचती हूँ कि जरूर इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है, ताकि फेवरिज्म, नेपोटिज्म जैसे जो बातें उठ के आ रही हैं भाई भतीजावाद की, वो खत्म हो। और कहीं ना कहीं अगेंस्ट कन्वेंशन थ्रू आउट द वर्ल्ड जो चीज लेके चली जा रही है एक कंबाइंड स्ट्रक्चर में, तो वो भी एक अनकन्वेंशनल है थोड़ा। तो इसलिए मेरी तो यही हो रही थी कि यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, क्वालिफाइंग सिस्टम होना चाहिए ग्रेड मार्क्स के साथ, ताकि ये कोई भी फेवरिज्म ना आए बीच में।
जी, मैं आगे चलता हूँ। आशीष शर्मा जी, धारा 124, 122 और 127 में जो राष्ट्रपति को द्वारा नियुक्ति की बात की गई है, इसमें ऐसा क्या फर्क आया 1993 में कि इसको चेंज किया गया, राष्ट्रपति से हाथ से निकाल करके इसको जुडिशरी ने अपने हाथ में ले लिया? 93 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिसके ऑर्डर के अंतर्गत उन्होंने जो नियुक्ति और ट्रांसफर का अधिकार एक कमेटी को दिया गया, जो कमेटी कॉलेज में कहा जाता है हमारे यहाँ, जिसमें जैसे पहले 2+1 था, जो 4+1 हो गया। उसमें सिस्टम क्या है कि जुडिशरी जो ऑफिसर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और उसके अलावा 4 जजेस और होते हैं, वो मिलकर के हमारे यहाँ नियुक्ति करते हैं एट प्रेजेंट। तो मैं ये मानता हूँ कि उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की तो आवश्यकता है, लेकिन यदि उसके लिए कमेटी या फिर एक नया सिस्टम यदि ऑर्गेनाइज कर दिया हमारे यहाँ, एग्जाम जैसे एग्जाम में हमारे यहाँ होता है, एजीएस के थ्रू आप जा सकते हो, लेकिन अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की नियुक्ति के लिए एक एग्जाम का प्रोसीजर आ जाता है, तो एक तो लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा वो, और दूसरा ये है कि उसमें जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसमें भला कि 10 ईयर्स आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट में एट प्रेजेंट में। अगर आप 10 ईयर्स आपकी प्रैक्टिस है हाई कोर्ट में, तो आपको हाई कोर्ट जजेस बना जा सकता है, आप उसमें एलिजिबल हैं उसके लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि कॉलेज जो अपॉइंटमेंट करता है वो काफी हद तक सही है, लेकिन थोड़ा सा जिस तरह से मोनिका जी ने कहा कि इसमें जो है कि भाई भतीजाबाद वगैरह आ जाता है, तो हाँ उसके लिए थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आवश्यकता है। जी, धर्मवीर कपिल जी, क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से न्यायपालिका हावी होने की कोशिश कर रही है कार्यपालिका पर, कार्यपालिका अपने कोशिश कर रही है न्यायपालिका पर, तो ये दोनों जिस तरह से सामाजिक स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, क्या इससे समाज के स्ट्रक्चर पे, और तीसरा जो हमारी कार्यपालिका यहाँ इन्वॉल्व नहीं है जी, तो विधायिका है। जी जी जी, विधायिका का डिसीजन है जी। और जहाँ तक प्रश्न है, चाहे वो कोई आयोग बनते हों, चाहे कोई ट्रिब्यूनल बनते हों, चाहे कोई और इंक्वायरी कमीशन बनते हों, उन सब के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस तय करने का काम विधायिका ही करती है। तो क्या वेतन मिलेगा, उनको क्या कंडीशन क्या होंगी, ये सारा विधायिका ही तय करती है जी। लेकिन केवल कुछ डिस्टर्बेंस पता नहीं कहाँ से आता है, क्या हो रहा है। तो ये जो केवल इसका जो कॉलेजियम वाला सिस्टम है, इस कॉलेजियम सिस्टम ने ही केवल एक विवाद की स्थिति ला करके रखी है। मैं ये भी नहीं कहता कि उस तरह से हो जैसे सिविल सर्वेंट्स की होती है। जी। सिविल सर्वेंट है, उसको उसी तरह की नकल करने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि जजेस जो हैं वो एक अलग एंटिटी है, एक बड़ी संस्था है। जी जी, एक बड़ी संस्था है ये। आप बात करते रहिए, सारा वीडियो खराब हो जाएगा इसमें। नहीं, मैं कनेक्ट हूँ आपसे, आप बात करते रहिए। हाँ, तो ये जो सिस्टम है, इसमें केवल कॉलेजियम सिस्टम कर लिया जाए, बाकी हम ये नहीं कहते कि उनके एग्जाम हो और उनको इससे गुजरना पड़े, क्योंकि जजेस सुप्रीम कोर्ट के, दे आर सुप्रीम। उनकी पावर को, सत्ता को हम नकारना नहीं चाहते और उनको कम आंकना नहीं चाहते, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि हम भी किसी के प्रति जवाबदेह हैं। तो ये ऐसी सारी शक्ति हम ही अपॉइंट कर देंगे, हम ही सब कर लेंगे, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अपनी सुविधाओं के लिए और उनके लिए जितना त्याग भाव रहे उतना ही अच्छा होता है किसी भी जी। नरेंद्र टोक जी, जैसे अभी बताया धर्मवीर कपिल जी ने, लेकिन जैसे एक हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर जैसे अभी 2 कानून पास हुए बड़े गलत तरीके से, तीसरा एक पहले जिसकी वजह से पूरे देश में दंगे हुए थे, ST कानून पे जो चेंजेज हुए थे, जिस तरह जज लगातार अनाथ शनाथ हमारे भारतीय संविधान के, भारतीय परंपराओं के हिसाब से जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह अपने न्याय कर रहे हैं, इनके हिसाब से
वो क्या भारतीय परंपराओं को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं और पूरे देश की अखंडता पे उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है। भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है संसद जी। तो जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता और विज्ञान की परिपाटियां हैं उनको ये जरूर प्रभावित होंगी, क्योंकि वहाँ बैठने वाले जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनकी संस्कृति और आम नागरिक की संस्कृति में बहुत अंतर होता है। तो पहली तो बात ये है कि वहाँ जो भाई भतीजे वाली बात थी वो बिल्कुल सत्य है कि इसी से राजनीति दूषित हो गई। भाई परिवारवाद चल रहा राजनीति में, जो इतने ही दल ऐसे हैं जो बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर हैं, उसका कारण यही है परिवारवाद। और यदि ये बात न्यायपालिका में घुस गई तो आप कल्पना कीजिए कि देश का क्या हाल होगा। जी जी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, जैसे अभी ने भी कहा और ने भी कहा कि कॉलेजियल सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कॉलेजियल सिस्टम में क्या जो बुराइयां हैं, क्या इश्यूज हैं, उनको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे एग्जाम की बात, अब एक चपरास लिखने के लिए एग्जाम होता है, जज के लिए एग्जाम नहीं अलग लगता है उसको, तो सुप्रीम जज को अच्छा लगेगा वो। जी जी। जनप्रतिनिधित्व का होना जरूरी है, इससे जो भावना है, नागरिक की जो भावना है वो वहाँ तक पहुँचती है। जैसे कि उदाहरण के लिए चल रही इतिहास विभाग का वो चल रहा है, वो चर्चा चल रही है, तो इस पर संसद ही उसने सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद फैसला करे। तो ऐसे ही क्या 93 से पहले की स्थिति तो नहीं थी, तो इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। बाकी कहना चाह रहे हैं। जी जी जी। एडवोकेट लक्ष्य जी, जैसे कि अभी बताया है, क्या ऐसा लगता है कि कुछ जजों के लिए ये खास तौर से कॉलेजियम सिस्टम फायदा कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी हानि हो रही है न्यायपालिका को रेपुटेशन में? देखिए ऐसा है, हमारा देश लोकतंत्र है और हमारे भारतवर्ष में लोकतंत्र 4 स्तंभों से मिलकर चलता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ आपका प्रिंट मीडिया या मीडिया है। अब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज एक पूरे जनमानस में एक ये बात दिमाग में रहती है कि यदि मुझे किसी लेवल पे कोई न्याय या मेरे साथ अन्याय होता है तो मैं न्यायालय में जाकर के उस न्याय को प्राप्त करूंगा। ये विश्वास है हमारी जुडिशरी के प्रति। यदि कोई बात होती है तो सड़क पे एक आम आदमी ये कहता है तो ठीक है, अब तो मैं कोर्ट में देखूंगा, इसका मतलब हमारे देश की जो स्थिति वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के है, तो ये जो है हमारे देश की जो आम जनता है उसको कहाँ तक प्रभावित करेंगे, उसके जो न्याय का जो मौलिक अधिकार है। सवाल किससे है आपका? ये डॉक्टर नरेंद्र टोक जी से, डॉक्टर नरेंद्र टोक। हाँ, मैं यही पहले भी मैंने संकेत दिया था, इससे आम नागरिक बहुत प्रभावित होगा। कभी भी ये तो प्रश्न नहीं उठाया या ये समस्या नहीं उठाई कि तो देर से न्याय मिल रहा है। अभी मेरे साथी ने कहा था कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। तो यो जो कि 50 वर्षों के पुराने वादी और प्रतिवादी दोनों की व्यक्ति हो जाती है, बाद में निर्णय आते हैं, पर तो सुप्रीम कोर्ट कर नहीं रहा। इस बात पे किया कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन भेजे, तो इससे जब उसमें होगा ही नहीं कोर्ट, तो ये आशा कैसे की जा सकती है कि भारतीय संस्कृति या भारतीय मान्यताओं का उपेक्षा नहीं होगी। जब ये भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार ये मौलिक अधिकार सुरक्षा के कारण कौन देता है? संविधान देता है। संविधान की सुरक्षा क्या जनप्रतिनिधित्व? जी जी मेरी अपेक्षा। जी, मैं सभी से एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा और चाहूँगा कि संक्षेप में और सांकेतिक रूप में अपनी बात को कहें कि कपिल जी, जो वर्तमान स्थिति है वो देश को किस तरफ ले जाएगी? क्या ये राजनीतिक स्टंट नहीं है? संक्षेप में, बहुत संक्षेप में ये है
कि ये कॉलेजियम की जिद छोड़ करके हमारे चीफ जस्टिसेस और हमारे जो अन्य जजेस हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जितना जल्दी और जैसे भी जिस प्रक्रिया से भी उनकी वैकेंसी भर जाएं, पहले सारी वैकेंसी भर जाए, क्योंकि वैकेंसी भर जाने से उनका जो न्याय के जो केसेस उनके पास पेंडेंसी वो पेंडेंसी घटेगी और नीचे भी वो चिंता नहीं कर रहे। यदि सच्ची सेवा करना चाह रहे हैं तो उन्हें ये सारी जिद छोड़ करके सबसे पहले इधर ध्यान देना चाहिए कि ये पेंडेंसी किस तरह से कम हो। पेंडेंसी कम होने के लिए उन्हें ज़्यादा जजेस चाहिए, ज़्यादा जजेस के लिए वो और जल्दी जजेस सब नियुक्त कर दें, ऊपर भी नीचे भी सब जगह। जी 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 आशीष जी, यही सवाल, संक्षेप जवाब। आशीष जी। जी जी एक बार रिपीट करेंगे जरा सवाल जी, कि जो देश में वर्तमान स्थिति पैदा हो रही है न्यायपालिका और सरकार के बीच में, कार्यपालिका के बीच में, वो जनहित को कहां तक प्रभावित करेगी और कैसे इसे दूर किया जाए, संक्षेप में। न्यायपालिका को सरकार को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है और यदि सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, जैसे कि पूर्व कानून मंत्री द्वारा भी कुछ इस तरह के बयान दिए गए जिससे जुडिशरी सिस्टम पर ही प्रश्न चिन्ह उठने लगा। मैं मानता हूं कि यदि स्वतंत्र छोड़ दें तो वो अपना कार्य सही प्रकार से कर सकते हैं और उसमें मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की कोई बाधा आएगी। और रही बात अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट सिस्टम के लिए जो टीजीएससी और एचजीएस को ऑर्गेनाइज करती है वो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ही करती है। जी लक्ष्य सिंह जी। देखिए, जब तक किसी भी संस्था के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी वो संस्था निष्पक्ष रह ही नहीं सकती। मेरा सीधा सा मानना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कॉलेजियम सिस्टम भी देश के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए और देश के प्रति जब अकाउंटेबल होगा तो निष्पक्षता जरूरी है। और उस निष्पक्षता को दूर करने के लिए जुडिशरी को भी ये सोचना चाहिए कि यदि इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी या भारत सरकार जो लोकतंत्र को स्थापित करती है उसका भी यदि कोई निष्पक्ष प्रतिनिधित्व यदि कॉलेजियम में आ जाए तो वो एक बुराई नहीं है। जी डॉक्टर नरेंद्र टोपे। कोऑर्डिनेशन करके उस सिस्टम को निष्पक्ष बनाया जाए और कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर बनाए जिससे कि देश की जनता को विश्वास हो और न्याय निष्पक्ष और जल्दी मिले। डॉक्टर नरेंद्र टोपे जी, कानून मंत्री बदलने से कितनी समस्या हल होगी? कानून बदलने से कोई भी समस्या हल नहीं होगी। लोग कानून मंत्री बदले गए हैं, मुझे तो आज है कि मोदी जैसे बुद्ध और यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने बड़ी एक अच्छे और वो भी प्रतिनिधित्व अदा कर रहे थे पूर्वोत्तर का जो भारत से लगभग अलग ही हो गया था। तो ऐसे क्षेत्र के मंत्री को हटा करके जो दूसरे दो मुद्दे उठाए थे सामने, कई सुप्रीम कोर्ट संसद के ऊपर नहीं हो सकता। संसद ही देश को चलाएगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट तो संविधान दृष्टि में रखते हुए वो निर्णय देने की या न्याय करने की एक संस्था है चलाने। जी मोनिका जी, हम किस तरफ जा रहे हैं संक्षेप में? जी देखिए, कॉलिशन अपने आप में गलत नहीं है अगर थोड़े से अमेंडमेंट्स करके और उसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि एक आम जनता में विश्वास भी स्थापित हो और आम जनता को विश्वास रहे कि उसे न्याय मिलेगा। बस मेरा कहना इतना ही, अमेंडमेंट्स जरूरी हैं और कोई भी सिस्टम अगर इतना ओपेक हो जाए और इतना लोग उस पर सवाल उठाने लगे तो उससे जरूरी है कि रिव्यू किया जाए। जी, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रवेश सागर, सह संपादक फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और जिला प्रभात न्यूज नेटवर्क, हमारा और आप सबका मानना है कि हवाओं का रुख इतना मत मोड़ना, हवाओं का रुख इतना मत मोड़ना और जो आपके संबल के हैं जरूरी, आपका संबल जिन्हें है जरूरी, उन्हें पीछे मत छोड़ना। नमस्कार, आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।